जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी टाटा ग्रुप द फुल हिस्ट्री। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि इंडिया आज जहाँ पे मौजूद है इसमें बहुत बड़ा हाथ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का है। बिल्कुल। और किस तरह से टाटा ग्रुप की शुरुआत हुई वो सब कुछ आज हम डिटेल में जानेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, पहले कुछ जानते हैं उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। आज से 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा। इस बात से 150 बिल्कुल साल अनजान पहले। कि एक दिन उनका यही सपना एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो न केवल भारत को बदलेगा बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल को भी जीत लेगा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। ईयर 1839 जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। 1858 में जमशेद जी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और अपने फादर के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगते हैं। अगले 10 सालों में कई मुश्किलों के बावजूद उनका बिजनेस काफी बड़ा बन जाता है। लेकिन जमशेद जी केवल कॉटन को ट्रेड करके सेटिस्फाइड नहीं थे, वो खुद कॉटन से क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसीलिए 1877 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल को सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग चालू की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहां के वर्कर्स अपने काम के लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे। ऑलमोस्ट हर दिन 20% वर्कर्स एब्सेंट हो जाते थे, हफ्तों की छुट्टी लेते थे और ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे। जमशेद जी ने इसके लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की। मतलब अब वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया और फाइनली फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। इन्हीं इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिवॉर्ड भी किया जाता था। इन सभी इनिशिएटिव से वर्कर्स काफी वैल्यूड फील करने लगे, जिससे उनके अटेंडेंस और परफॉर्मेंस दोनों काफी इंप्रूव हुई। इनमें से कई स्कीम्स इतनी फ्यूचरिस्टिक थी कि पूरी दुनिया में इन्हें तब तक किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया था। 1880s में जमशेद जी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए और इंडिपेंडेंस को सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा और सभी एसेंशियल प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बनाना होगा। इसीलिए उन्होंने अलग अलग एरियाज में और भी इंडियन बिजनेसेस बिल्ड करना चालू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले पंचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की शुरुआत की, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज भी पंचगनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जैम फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। जमशेद जी ने यह भी ऑब्जर्व किया कि बैंगलोर और मैसूर का वेदर फ्रांस जैसा है, इसीलिए वो फ्रांस में ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वॉर्म्स को इंडिया ले आए। उन्होंने बैंगलोर और मैसूर में जमीनें खरीदी, टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और लोकल फार्मर से सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग करवाई। उनके इसी इनिशिएटिव से इंडिया को मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क साड़ी जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिले। जमशेद जी अपने होम टाउन बॉम्बे को बहुत पसंद करते थे और जानते थे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए वहां एक वर्ल्ड क्लास होटल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 1898 में द ताज महल होटल बनाना चालू कर दिया। उन्होंने पर्सनली कंस्ट्रक्शन और डिजाइन प्रोसेस में हिस्सा लिया। उनका विजन था कि होटल का हर रूम समुंदर को फेस करे और गेस्ट को ऐसा फील हो जैसे वो पानी में फ्लोट कर रहे हो। 1903 में होटल को पहली बार पब्लिक के लिए ओपन किया गया और ये पूरे बॉम्बे की पहली बिल्डिंग बनी जिसमें लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी से जलती थी। जमशेद जी ने ऐसे और भी कई इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन उनका सबसे इंपैक्टफुल इनिशिएटिव था स्टील का बिजनेस स्टार्ट करना। इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसी हर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए स्टील की जरूरत थी। इसीलिए उनका सपना था इंडिया में ही एक स्टील प्लांट खोलना। उन्होंने अपनी लाइफ के 17 साल इंडिया में जगह जगह हाई क्वालिटी आयरन ओर ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। लेकिन सैडली जमशेद जी को लगातार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। फिर अल्टीमेटली 1899 में उन्हें बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन ओर रिजर्व्स मिल गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आयरन ओर माइनिंग और एक स्टील प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेद जी खुद अपनी आंखों से इंडिया में स्टील बनते नहीं देख पाए, क्योंकि 1904 में 65 की एज में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। जमशेद जी का विजन और उनके ड्रीम्स इतने ग्रैंड थे कि उनके जीते जी उन सब का पूरा होना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उनके बाकी सभी ड्रीम्स को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत पीछे है। वो इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे जो यहाँ वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स प्रोड्यूस करे। इसीलिए दोराबजी टाटा
टाटा ने मैसूर के महाराजा की मदद ली और 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को एस्टैब्लिश किया। नोबेल लॉरिएट सीवी रमन IISc के फर्स्ट डायरेक्टर बने। आगे चल के IISc ने इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम और इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट द हंसा के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। जिस तरह IISc ने ऐसे वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को बनाया जिन्होंने इंडिया को बदला, एजुकेशन के अलावा जमशेद जी ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का भी सपना देखा था। इस प्रोजेक्ट में गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर में पड़ने वाले दूध सागर फॉल्स का यूज करके पावर जनरेशन किया जाना था। दोराब जी ने 7000 वर्कर्स को इन्वॉल्व किया और आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स और चैनल्स बनवाए। 1911 में प्लांट रेडी हुआ और पावर जनरेशन स्टार्ट हुआ। मुंबई की कई मिल्स और बिजनेसेस को इसी पावर प्लांट से पावर मिलना चालू हो गई और आज इसी कंपनी को हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। फाइनली जमशेद जी ने जो स्टील प्लांट का काम स्टार्ट किया था उसे पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोराब जी टाटा ने ली। 1907 में उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश की और स्टील प्लांट के लिए 23 करोड़ का IPO अनाउंस किया। उस समय स्वदेशी आंदोलन के चलते केवल 2 हफ्तों में करीब 8000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। कंपनी का नाम टाटा स्टील और आयरन कंपनी यानी टिस्को रखा गया और फाइनली 1912 में टिस्को से पहला स्टील प्रोड्यूस होकर निकला। इसके 2 साल बाद ही 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गई और ब्रिटेन की स्टील डिमांड एकदम से शॉर्ट अप हो गई। उन्हें टैंक्स, ट्रक्स, रेलवे इन सब के लिए स्टील चाहिए था। टिस्को के प्लांट ने दिन रात काम किया और इस डिमांड को पूरा किया। वॉर के खत्म होने के बाद उस समय के वाइसरॉय ने टिस्को के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया और जिस टाउन में टिस्को का प्लांट था उस टाउन का नाम जमशेद जी के नाम के ऊपर जमशेदपुर रख दिया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया। दोराब जी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का बिजनेस कई गुना बढ़ चुका था। 1932 में दोराब जी टाटा की डेथ हो गई और जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर दिया था। दोराब जी टाटा के बाद 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने फैमिली के एक यंग मेंबर JRD टाटा। JRD टाटा ने 1925 में ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और टिस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे। वो हमेशा से एविएशन में काफी इंटरेस्टेड थे, इसीलिए 1932 में उन्होंने टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत की। ये एयरलाइन पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी। इसकी पहली फ्लाइट खुद JRD टाटा ने उड़ाई थी, जिसके बाद वो इंडिया के फर्स्ट एवर कमर्शियल पायलट बन गए थे। चेयरमैन बनने के बाद JRD टाटा ने देखा कि इंडिया को सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा जैसे एसेंशियल केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये ऐसे केमिकल्स थे जो ग्लास, टेक्सटाइल्स, सोप्स और डिटर्जेंट जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। वो चाहते थे कि इन केमिकल्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए, इसीलिए 1939 में उन्होंने गुजरात के मीठापुर टाउन में एक केमिकल प्लांट बिल्ड किया और ऐसे ही शुरुआत हुई टाटा केमिकल्स की। वही टाटा केमिकल्स जो आज टाटा सॉल्ट को भी मैन्युफैक्चर करता है। केमिकल्स बिजनेस अच्छा चलने लगा, लेकिन JRD का ड्रीम अभी भी एयरलाइन बिजनेस को ग्रो करने का था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी प्लेन्स को सीज कर लिया, जिस कारण टाटा एविएशन सर्विसेज रातों रात बंद हो गई। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुई वैसे ही JRD ने वापस एयरलाइन बिजनेस में एंट्री करने का फैसला किया और इस तरह 1946 में शुरुआत हुई एयर इंडिया की। एयर इंडिया की क्रू को उनकी वार्म और अटेंटिव सर्विसेज के लिए जाना जाता था। उनकी फ्लाइट का फूड, क्लीनलीनेस और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सब कुछ टॉप क्लास था। इवन इनका मैस्कॉट एक महाराजा था जो एयरलाइन की इंडियन हॉस्पिटैलिटी और रॉयल स्टैंडर्ड्स को दर्शाता था। साथ ही साथ एयर इंडिया हमेशा टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलती थी। इन सब के कारण न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी एयर इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन के तौर पे जाना जाता था। एयर इंडिया को JRD अपने चाइल्ड की तरह ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसी एयर इंडिया को उनसे एक झटके में छीन लिया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया था, जिसका मानना था कि देश की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि ये इंडस्ट्रीज प्रॉफिट से ज्यादा पब्लिक की सर्विस पे फोकस करें। और इसीलिए 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया। नेशनलाइजेशन के बाद एयर इंडिया का एक ट्रैजिक डिक्लाइन चालू हो गया। सर्विस, पंक्चुअलिटी और सेफ्टी नेगेटिवली इंपैक्ट हुई, जिससे अल्टीमेटली एयर इंडिया ने अपना एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन का स्टेटस खो दिया। लेकिन एयर इंडिया के सेटबैक के बाद भी JRD टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्रो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी देश में कोई भी इंडियन कॉस्मेटिक्स ब्रांड नहीं है, इसीलिए उन्होंने लैक्मे की शुरुआत की। लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में लक्ष्मी होता है। JRD ने डेलिबरेटली इस ब्रांड को एक इंडियन नाम नहीं दिया। उन्हें पता था कि इंडियन वुमेन फॉरेन ब्रांड से ऑब्सेस्ड
बेस्ट थी और फॉरेन ब्रांड्स को ही हाई क्वालिटी मानती थी। इसीलिए लैक्मे नाम देकर उन्होंने इस कॉस्मेटिक्स ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल की एस्पिरेशनल वैल्यू दी। लेकिन रियलिटी में लैक्मे का मतलब अभी भी इंडिया से डीपली कनेक्टेड था। इसके अलावा जेआरडी ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन्स बनाने वाली फैक्ट्री को खरीद लिया और शुरुआत की टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की, जिसे बाद में टेल्को कर दिया गया। इनिशियली टेल्को केवल रेलवेज के लिए स्टीम इंजन्स बनाती थी, लेकिन जेआरडी ने जल्द ही ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपैंड कर दिया। उन्होंने टाटा 407 ट्रक लॉन्च किया, जो अपने स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन के लिए काफी पॉपुलर हो गए और इंटरनेशनल ब्रांड्स को बीट करते हुए इसने 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। इंजन्स और ट्रक्स बनाने वाली इसी टेल्को कंपनी को आज हम सब टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। बिजनेस के अलावा जेआरडी टाटा ने इंडिया को उसके सबसे कठिन वक्त में हेल्प की। 1962 की इंडो चाइना वॉर और 1965 की इंडो पाक वॉर के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट को हर तरह के सपोर्ट का अश्योरेंस दिया। उन्होंने टाटा के इंजीनियर्स को दिल्ली भेजा ताकि वो देश को मिलिट्री इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सके। उन्होंने अपने एयर इंडिया का एक्सपीरियंस यूज किया और इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 ईयर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस प्लान भी बनाया। इस रिपोर्ट में सिग्नलिंग इक्विपमेंट, रेडार और स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडेड थी। गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स को इस रिपोर्ट से बहुत मदद मिली। जेआरडी टाटा की इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें इंडियन एयरफोर्स में ऑनररी एयर कॉमोडोर की पोस्टिंग भी दी थी। 1991 तक जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप की कंपनीज का नंबर 84 तक पहुंचा दिया था। 24,000 करोड़ का रेवेन्यू था और 2,70,000 एम्प्लॉइज थे। लेकिन अब 87 की एज में समय आ चुका था कि वो टाटा ग्रुप की कमान किसी और को सौंप दे। इसीलिए जेआरडी टाटा ने नए चेयरमैन के तौर पे टाटा फैमिली के एक प्रॉमिसिंग मेंबर को चुना और ये नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा। चेयरमैन बनने से करीब 30 साल पहले 1962 तक सर रतन टाटा यूएसए में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे कि तभी उन्हें जेआरडी टाटा का लेटर आया, जिसमें उन्हें इंडिया आके बिजनेस ज्वाइन करने को कहा गया था। रतन टाटा ने इंडिया आके टाटा स्टील को ज्वाइन किया और वहां एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम स्टार्ट किया। उनके डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर उन्हें एक के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगी। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने एम्प्रेस मिल को लॉसेस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया था। टेल्को में एक मेजर लेबर अनरेस्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया था और टाटा की नेल्को कंपनी जो रेडियो और टेलीविजन वगैरह बनाती थी, उसका रेवेन्यू 3 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ किया था। जब 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने तो उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से देखने में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रियलिटी में कई चीजों में वो पीछे छूट रहा था। उन्हें लगा कि हाई टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटिंग और एआई में ग्रुप काफी पीछे है और ग्रुप ने बहुत समय से कुछ यूनिक भी नहीं किया है। वो टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया के लिए कुछ रिवॉल्यूशनरी करना चाहते थे। इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि इंडिया के पास ऐसी कोई भी कार नहीं थी जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में हुआ हो। इसीलिए 1995 में रतन टाटा ने एक 100% इंडियन कार बनाने की ठान ली। एक ऐसी कार जो स्पेशियस, फ्यूचरिस्टिक, अफोर्डेबल और हाई माइलेज देती हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की कॉस्ट अराउंड $2 बिलियन थी, जो उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट था। इसीलिए टाटा मोटर्स ने जुगाड़ लगाया और ऑस्ट्रेलिया में निसान का एक पुराना प्लांट 1/5 कॉस्ट में खरीद लिया। इस पूरे प्लांट को डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया और पुणे में रीबिल्ड किया गया। रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च किया। ये एक इंडियन कार थी, इसीलिए इसका नाम रखने के लिए इंडियन से इंडी लिया गया और कार से का, और इन्हें जोड़कर बनी इंडिका, टाटा इंडिका। ऑटोमोबाइल के बाद रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। उन्होंने देखा कि टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे डेटा एंट्री और बुक कीपिंग देने में था, जो बहुत ही बेसिक लेवल का काम था। इसीलिए रतन टाटा ने टीसीएस का फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे ले आया, जिसके बाद टीसीएस ने इंडिया की और इवन वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स बनाना चालू कर दिए। रतन टाटा ने टीसीएस का आईपीओ भी लाया, जिससे कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए फंडिंग मिली और इन्हीं स्टेप्स से आज भी टीसीएस इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है। टीसीएस की सक्सेस के बाद सर रतन टाटा ने वापस टाटा मोटर्स पे फोकस किया। उन्होंने देखा कि इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल क्लास पॉपुलेशन एक कार अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए पूरी फैमिली को मजबूरी में एक स्कूटर में कंजेस्टेड होके जाना पड़ता है, जो बहुत अनकंफर्टेबल और अनसेफ था। सर रतन टाटा का ड्रीम था इंडियन मिडिल क्लास को एक स्कूटर से कार में ट्रांजिशन करवाना। इसीलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस केवल 1 लाख रुपए होगा।
2009 में अपने प्रॉमिस को रखते हुए उन्होंने 1 लाख के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च की टाटा नैनो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैनो एक फेलियर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका सस्ता प्राइस, पर यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। इंडिया में लोग कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं, जिसके पास एक कार होती है उसे सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन नैनो के सस्ते प्राइस और उसके डिजाइन के कारण लोगों ने उसे वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, मैच बॉक्स और इवन कवर्ड ऑटो रिक्शा की तरह ब्रांड कर दिया। जहां दूसरे कार ओनर्स अपनी कार के कारण प्राउड फील करते थे, वहीं नैनो के ओनर्स अपनी कार के कारण एम्बैरेस्ड फील करते थे, और इसीलिए नैनो एक फेलियर साबित हुई। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस फेलियर से कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा, जो आज उनकी लाइनअप में देखा भी जा सकता है। आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। फाइनली सर रतन टाटा डीपली चाहते थे कि इंडिया की कंपनीज को केवल इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना चाहिए, और इसीलिए फॉरेन मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड्स को अक्वायर करना चालू कर दिया। जैसे टाटा मोटर्स को ग्लोबल लग्जरी मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने जैक्वार और लैंड रोवर को अक्वायर कर लिया। ग्लोबल टी और कॉफी मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए ब्रिटिश ब्रांड टेटली और यूएस ब्रांड 8 o'clock कॉफी को अक्वायर कर लिया। सिमिलरली टाटा की हर मेजर कंपनी जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल्स और आईएचसीएल ने भी एक्विजिशंस किए, और आज इन्हीं डिसीजंस के कारण टाटा ग्रुप का आधे से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। चाहे वो टाइटन द्वारा वर्ल्ड की स्लिमेस्ट वॉच बनाना हो, टीसीएस का वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना हो, या फिर टाटा स्काई को लॉन्च करके टेलीविजन मार्केट को डिसरप्ट करना हो, ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की। सर रतन टाटा का कहना है कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेके चलो। टाटा ग्रुप ने हमेशा इसी फिलॉसफी के साथ बिजनेस किया है। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई है तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। टाटा ग्रुप हमेशा अपने इन्वेस्टर्स, अपने एम्प्लॉइज, अपने कस्टमर्स और अल्टीमेटली अपने देश को साथ लेकर चला है, और इसीलिए आज उन्हें जितनी भी सक्सेस मिली है उससे कई गुना ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है। ये कहानी थी टाटा ग्रुप की। एक बहुत अच्छी और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन आप देखो कि उन्होंने कितने अच्छे से तमाम चीज़ों को एलेबोरेट किया, और हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई किस तरह से टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद रखी जमशेदजी टाटा ने, और किस तरह से बाकी तमाम आने वाले लोग उनकी लेगेसी को लेके आगे चले। और आप देखिए कि जमशेदजी टाटा एक विजनरी इंसान थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वक्त से पहले आइडेंटिफाई कर दिया था, जिसमें मुल्क की आज़ादी के साथ बिजनेसेस को वो देख रहे थे, और उसी चीज़ पे जो उन्होंने फाउंडेशन बनाई उसी पे आने वाले उनके सक्सेसेस भी चले, और उसी चीज को फॉलो करते हुए दुनिया ने बहुत कुछ उनसे सीखा, स्पेशली उनकी पॉलिसीज के अंदर की चीजें। और आप ये चीज देखें कि एयरक्राफ्ट और एविएशन से लेके एक अफोर्डेबल कार तक उन लोगों ने बनाई है, ताकि जो आम लोग हैं वो अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल। और आपने विजनरी की बात की ना, तो आप ये चीज देखो कि जब भी टाटा ग्रुप का नाम लिया जाता है तो आप ये चीज देखते हो कि उन्होंने अपने लोगों के लिए हमेशा बहुत काम किया। मतलब वो हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचते रहे, और आज भी वो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो अगर ये कहा जाता है ना कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज या टाटा ग्रुप इंडिया की बैकबोन है, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। बहुत जबरदस्त वीडियो थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस तरह की वीडियो से। बाकी आप बताएं वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।